बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 10 फरवरी है, दिन है जुमेरात का और साल 2022। नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज़ की बरियत की दरख्वास्त पर जो रिमार्क्स दिए और जो ऑब्ज़र्वेशन पास ऑन की गई उसने तमाम सुनने और देखने वालों को हैरान कर दिया। आज के इस प्रोग्राम में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की अपीलों पर अदालती कार्रवाई के 9 अहम पॉइंट्स की डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और उन 9 पॉइंट की तफसीलात से ये जो नैब का मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ मुकदमा है, इस मुकदमे की फ़ेट क्या बनने जा रही है, ये आप नाज़रीन अंदाज़ा लगा पाएंगे। लेकिन ये सारी तफसीलात शेयर करने से पहले, आज की अदालती कार्रवाई का आगाज़ होने से पहले कमरा अदालत का माहौल कैसा था, कमरा अदालत का माहौल कैसा रहा, ये डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से एवन फील्ड रेफरेंस से मुतल्लिक जो अपीलें हैं, इसकी जो कॉज लिस्ट जारी की जाती है, उस कॉज लिस्ट में इस मुकदमे की अदालती कार्रवाई का जो वक्त दिया जाता है वो 12:30 बजे का दिया जाता है। और 12:30 बजे से पहले जितने भी इस मुकदमे के फ़रीक़ैन हैं, चाहे मरियम नवाज़ साहबा हों, चाहे कैप्टन सफदर साहब हों, चाहे वो नैब के वकला हों, तमाम के तमाम फ़रीक़ैन कमरा अदालत में मौजूद होते हैं। आज कोई 11:15 बजे जो मुसम्मिक नवाज़ के सीनियर रहनुमा है मियाँ जावेद लतीफ़ और जो मरियम नवाज़ के वकील हैं इरफान कादिर, वो कमरा अदालत में मौजूद थे। मरियम नवाज़ साहबा जो है वो 12:23 पर कमरा अदालत में दाखिल हुई। उनके साथ कैप्टन सफदर भी थे, उनके साथ मरियम औरंगज़ेब, सानिया आशिक और उसके साथ साथ जो एक सीनियर रहनुमा है परवेज़ ऋषि साहब, वो भी मरियम नवाज़ के साथ जो है वो कमरा अदालत में दाखिल हुए। जैसे ही मरियम नवाज़ साहबा जो है वो कमरा अदालत में दाखिल हुई, जो जिन कारकुनान को, जिन रहनुमाओं को वो ज़ाती तौर पे जानती हैं, उनके साथ मरियम नवाज़ ने सलाम दुआ की, उनका हाल पूछा। मरियम नवाज़ जो है जो पहली रो है, पहली रो के एक सीट में आके बैठती हैं। उनके जो दाएं जानिब जो हैं वो मियाँ जावेद लतीफ़ बैठे होते हैं और उनके साथ जो है मियाँ अपना परवेज़ रशीद जो है वो विराजमान होते हैं। थोड़ी देर के बाद जो शाहिद काकान अब्बासी हैं वो कमरा अदालत में दाखिल होते हैं। तो शाहिद काकान अब्बासी को देख कर मरियम नवाज़ जो है वो अपनी नशिस्त से खड़ी हो जाती हैं। शाहिद काकान अब्बासी को शाहिद भाई के नाम से पुकारती हैं और उन्हें कहती हैं कि आप मेरे साथ वाली सीट पर आके बैठ जाएं। तो जो परवेज़ रशीद के साथ सीट होती है, जो कुर्सी होती है, वहाँ पर जो है वो शाहिद काकान अब्बासी को बिठाया जाता है। अच्छा, एक और बात भी इस केस के दौरान हमेशा नोट की गई है कि मरियम नवाज़ तो आके सीट पे बैठ जाती हैं, उनके दाएं बाएं मुसम्मिक नवाज़ के सीनियर रहनुमा मौजूद होते हैं। लेकिन इस केस के जो दूसरे मुल्ज़म हैं, जो दूसरे अपील कुनुंदा हैं, अपना कैप्टन सफदर, वो किसी सीट पर कभी बैठे हुए नहीं देखे गए, बल्कि वो रोस्टम के ऊपर जाके खड़े हो जाते हैं। और जो कमरा अदालत में मरियम नवाज़ की आमद के बाद जो कारकुनान और रहनुमा मरियम नवाज़ के पास आते हैं, सलाम दुआ करते हैं, उनका हाल वाल पूछते हैं, ये सारा नज़ारा जो है रोस्टम पे ठहर के कैप्टन सफदर जो है वो देखते रहते हैं। तो 12:23 पर जब मरियम नवाज़ कमरा अदालत में दाखिल हुई तो 1:10 पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। तो इस दौरान 47 मिनट तक जो है मरियम नवाज़ अपनी सीट पर मौजूद रहीं और कमरा अदालत में जितने भी मुसम्मिक नवाज़ के रहनुमा थे या कारकुनान थे या जो सपोर्टर थे या जो वोटर थे, वो बारी बारी मरियम नवाज़ के पास आते थे और आके मरियम नवाज़ के साथ सलाम दुआ करते थे। और जिसे बहुत सारे दोस्त कमरा अदालत में ठहर के मुसम्मिक नवाज़ के वोटर, सपोर्टर, रहनुमा कहते हैं कि मरियम नवाज़ के पास चल के हाज़िरी लगवा लेते हैं। और जब हम हाज़िरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे दोस्त जो है ये जुमला सुन के नाराज़ हो जाते हैं। हमारा काम है, जो अदालती कार्रवाई का माहौल है, जो अदालती कार्रवाई है, वो जिस तरह से देखा है उसी तरह से आप नाज़रीन के साथ उसे शेयर कर दिया जाए। अब बात करते हैं कि आज की अदालती कार्रवाई के वो 9 पॉइंट्स कौन से हैं जिसको देख के, जिसको सुन के बाज़ार ऐसा लगता है कि इस केस की जो फ़ेट है वो आइंदा आने वाली जो समातें हैं, जो तारीखें हैं, उसमें इस केस की जो फ़ेट है उससे जो है वो डिसाइड कर दिया जाएगा। सबसे पहला जो नुक्ता है जो कि बड़ा डिसाइसिव था, जिसमें नैब के वकला जो बैरिस्टर उस्मान चीमा साहब हैं, उन्होंने जब अदालत से उनसे ये मुकालमा किया कि क्या आपसे जो हमने सवालात पूछे थे उन सवालों का आप जवाब देंगे, तो बैरिस्टर उस्मान चीमा साहब ने कहा कि सबसे पहले जो बरियत की दरख्वास्त मरियम नवाज़ की जानिब से दायर की गई हैं, मरियम नवाज़ के वकील इरफान कादिर अपने दलाइल को कंक्लूड कर लें। उनके कंक्लूड करने के बाद हमारा नैब का रिस्पॉन्स क्या होगा, वो रिस्पॉन्स जो है वो अदालत के सामने रखा जाएगा। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएँ, 17 नवंबर को जब अपने इब्तदाई दलाइल इरफान कादिर साहब ने दिए थे और इरफान कादिर के बाद जब जज साहबान ने अपना नैब के वकला को दलाइल देने का मौका दिया और जब नैब के वकला दलाइल दे रहे थे, उन्होंने इस केस का थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताया था,
तो जज साहबान की जानिब से कुछ सवालात जो है वो नैब के वकला से पूछे गए, लेकिन नैब के वकला 17 नवंबर 2021 की उस अदालती कार्रवाई में उन सवालों का जवाब देने से कासिर रहे। लेकिन जब मोहलत मांगी गई नैब के वकला की जानिब से कि हमें आइंदा समात तक मोहलत दी जाए, ये जो अदालत सवालात पूछ रही है इन तमाम सवालों का आइंदा समात पर हम आकर आपको जवाब भी देंगे, और जो दस्तावेज़ात हैं जिससे साबित होगा कि मरीम नवाज़ लंदन फ्लैट की बेनिफिशियल ऑनर हैं और उन पर जो करप्शन का जो चार्जेस जो चार्जशीट नैब की जानिब से लगाई गई है वो बिल्कुल दुरुस्त है, तमाम सवालों का जवाब भी देंगे। और मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ जो नैब के पास सबूत हैं वो सबूतों का पुलंदा भी अदालत के सामने खोल के दिखाया जाएगा। तो आज नैब ने तो वो सबूत अदालत के सामने रखने थे, उन सवालों का जवाब देना था, लेकिन लगता है कि नैब के पास ना सबूत थे ना उन सवालों का जवाब था, क्योंकि नैब के वकला ये कह रहे थे कि इरफान कादर साहब जो कि तकरीबन अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके थे, उनसे कहा कि हमारा जवाब दाखिल होने के बाद इरफान कादर साहब अपने दलाइल मुकम्मल कर लें, उनके कुछ दलाइल रहते हैं, उनके दलाइल मुकम्मल होने के बाद नैब अपना जो है इस केस पर रिस्पांस देगा। हालांकि नैब को स्ट्रेट फॉरवर्ड आके कहना चाहिए था कि जो सवालात पूछे हैं ये उन सवालों का जवाब है, और जो अदालत ने सबूत मांगे थे मरीम नवाज़ कैप्टन सफदर के खिलाफ, ये वो सबूत हमारे पास मौजूद हैं। इस केस से मरीम नवाज़ का जुर्म जो है वो साबित होता है। ये बड़ा क्रूशल पॉइंट है जिसने इस केस का आइंदा आने वाले दिनों में फेट क्या होगी उसे एक तरह से बज़ाहिर जो है वो जाहिर कर दिया है। दूसरा जो पॉइंट आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो भी बड़ा अहम है, जो उठाया गया मरीम नवाज़ के वकील इरफान कादर की जानिब से। इरफान कादर ने कहा कि पाकिस्तान में किसी भी हुकूमत को, किसी भी प्राइम मिनिस्टर को हटाने के 3 तरीक़ाकार हैं, 3 इसके मोड होते हैं। उन्होंने कहा कि जो पनामा में नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया गया उसका टाइटल ये था इमरान खान न्याजी बनाम नवाज शरीफ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। उन्होंने कहा कि इस केस के ज़रिए नवाज शरीफ को निकाला गया और इस केस के ज़रिए इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाया गया, और वो इस केस का फ़ैसला होने के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए। ये बड़ा अहम नुक्ता जो है, आप इसे एलिगेशन कह लें या कुछ भी कह लें, ये बड़ा अहम नुक्ता जो है मरीम नवाज़ के वकील इरफान कादर ने आज की अदालती कार्रवाई में उठाया है। दूसरा नुक्ता जो है वो कैलबरी फ़ॉन्ट के हवाले से नैब के वकील ने कहा कि ये जो ट्रस्ट डीड लिखी गई इसमें कैलबरी फ़ॉन्ट का इस्तेमाल हुआ। तो जज साहबान ने कहा कि फॉर द सेक ऑफ टाइम आप कैलबरी फ़ॉन्ट को साइड पे रख दें। ये जो ट्रस्ट डीड लिखी गई जिस पर हुसैन नवाज़ के दस्तखत हैं, जिस पर मरीम नवाज़ के दस्तखत हैं और गवाह के तौर पे कैप्टन सफदर के दस्तखत हैं, क्या इन तीनों लोगों में से किसी ने आके कहा है कि इस ट्रस्ट डीड पर मेरे जो दस्तखत किए गए हैं वो मैंने नहीं किए? किसी भी इस एक शख्स ने इन तीनों में से इस बात से इनकार किया कि इस ट्रस्ट डीड पर जो दस्तखत हैं वो उनके नहीं बल्कि किसी और की जानिब से किए गए हैं? तो बाकायदा नैब की जानिब से एतराफ़ किया गया कि ना हुसैन नवाज़ ने इनकार किया है, ना मरीम नवाज़ ने इनकार किया है, ना ही कैप्टन सफदर की जानिब से दस्तखत करने से इनकार किया गया। तो जैसे आमिर फ़ारूक ने कहा कि जब तमाम जो इस ट्रस्ट डीड के किरदार हैं वो अपने दस्तखत तस्लीम कर रहे हैं तो आप इस ट्रस्ट डीड को जाली नहीं कह सकते। हाँ, नैब इस ट्रस्ट डीड को प्री डेटेड जो है कह सकता है, लेकिन इस ट्रस्ट डीड को जाली नहीं कहा जा सकता। चौथा जो पॉइंट जो आज अदालत में जज साहबान के रिमार्क्स के ज़रिए सामने आया, जिसमें जैसे आमिर फ़ारूक का यह कहना था कि अमूमी तौर पर तासर ये दिया जाता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो मुल्ज़मान के ऊपर होता है। बड़े वाज़ेह अल्फाज के साथ जैसे आमिर फ़ारूक ने कहा कि सबसे पहले जो नैब का मरीम नवाज़ पे इल्ज़ाम है कि वो इन लंदन फ्लैट की बेनिफिशियल ऑनर हैं, सबसे पहले नैब ने ये इल्ज़ाम अदालत में पढ़ना है। ये इल्ज़ाम नैब ने पढ़ने के बाद जो इल्ज़ाम है नैब का कि मरीम नवाज़ बेनिफिशियल ऑनर है, इसकी सपोर्ट में जो शवाहिद हैं वो नैब ने दिखाने हैं। और साथ ही ये भी कहा गया कि नैब ने वो जो दस्तावेज़ात दिखाने हैं उसे कानून शहादत की रोशनी में उसके जो पैरामीटर हैं, जो असूल हैं, उसके ऊपर साबित भी करना है। तो ये बड़ा अहम नुक्ता अदालत ने जो है वो नैब के वकला के सामने रखा। और जो अगला जो पॉइंट है, 5वां पॉइंट, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि मुकदमा बड़ा सादा है, बल्कि जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि इसमें तो 5 मिनट के अंदर जो मरीम नवाज़ से मुतल्लिका मुकदमा है, 5 मिनट के अंदर इस केस का जो है वो फ़ैसला हो सकता है। जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि बुनियादी जो सवाल है वो यही है कि नैब अपने शवाहिद पेश करे, नैब अपने जो इल्ज़ामात है वो अदालत के सामने रखे, उसके बाद ये मुकदमा बड़ा मुख्तसर और रेलिवेंट हो जाएगा। मरकज़ी मुल्ज़िम का जो मुकदमा है नवाज शरीफ का, उससे अलग कर दिया गया है। और नैब की जो दस्तावेज़ात हैं जिस पर वो इल्ज़ाम लगाता है, उन्होंने कानून शहादत की रोशनी में उन दस्तावेज़ात को जो है वो साबित करना है। आगे अगला पॉइंट भी नाज़रीन मैं निकाल लेता हूँ जल्दी, आगे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। हाँ जी जनाब, छठे पॉइंट में नाज़रीन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि फ़र्ज़ कर लें कि लंदन में ये जो अपार्टमेंट ख़रीदे गए ऑफशोर कंपनियों के ज़रिए, ये सारी सरमायाकारी वालिद ने की, यानी नवाज शरीफ ने की। और ये सरमायाकारी करने के बाद वालिद ने ये जो
प्रॉपर्टीज़ थी, ये कंपनियां थी, ये जो अपार्टमेंट थे, ये अपनी बेटी को दे दिए। इस इकदाम से, वालिद के इस इकदाम से बेटी का जुर्म जो है किस तरह से बन सकता है, बेटी को किस तरह से मुलज़मा बनाया जा सकता है, इस पर भी नैब ने जो हमने अदालत को मुतमिन करना है। और फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, जो बड़ी अहम बात उनकी जानिब से की गई कि हम बड़े क्लियर हैं, ये मुकदमा हमें समझ आ चुका है, अब नैब को तारीख नहीं मिलेगी, मुकदमा सुनेंगे और इस मुकदमे को ख़त्म करेंगे। इतना सा सवाल है, नैब जो है वो हमारे एक सवाल का जवाब दे दे। लेकिन नैब से सवाल किया है, लेकिन उस सवाल का जवाब जो है वो नैब की जानिब से बन नहीं पा रहा। सातवां जो पॉइंट आपके साथ मैंने शेयर करना है वो ये था कि आज कमरा अदालत में मरियम नवाज़ ने वहाँ पर बैठ के नमाज अदा की। ये पहली मरतबा मेरे 10 साल 11 साल सहाफ़ती कैरियर में, अदालती जो मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ 11 साल से, वैसे तो मेरा करियर जो है सहाफ़त का ज़्यादा लंबा है, लेकिन 11 साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, कभी किसी भी फ्रीक को, किसी मुल्ज़म को या किसी भी मुतलका शख्स को अदालत में इस तरह नमाज़ पढ़ते हुए नहीं देखा गया। ये 7वां पॉइंट था। 8वां जो पॉइंट आप नाज़रीन के साथ मैंने शेयर करना था वो जो आज इमरान खान साहब के वुज़रा की एक टॉप 10 एक लिस्ट जारी की गई है, जिस पर मैं जब ट्विटर पे ट्वीट कर रहा था आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जो वोटर सपोर्टर थे वो भी इस पर एतराज़ उठा रहे थे कि ये किस तरह से जो है वो इस बात की नॉमिनेशन की गई है कि पहले नंबर पे कौन मिनिस्टर आएगा, 10वें नंबर पे कौन मिनिस्टर आएगा। तो उस पर PTI के अंदर से जो है वो एतराज़ उठाया गया। अब ये लिस्ट है, ये मेरे सामने है, टॉप 10 परफॉर्मिंग फेडरल मिनिस्टर एंड डिवीजन। इसमें पहले नंबर पर मुराद सईद साहब आए हैं, दूसरे नंबर पर असद उमर का नाम लिया गया है, तीसरे नंबर पर सानिया निश्तर का नाम लिया गया है। हालांकि जो मंशूर था, जो इमरान खान साहब ने वादे किए, जो ऐलानात किए, उसमें कहा गया था कि हम तालीम और सेहत को नंबर 1 अपनी तरजीहात पे रखेंगे। लेकिन इसमें देखा गया कि जो पाकिस्तान में आजकल के हालात हैं, जो अमन व अमान का, जो लॉ एंड सिक्योरिटी का इशू बन रहा है, इंटीरियर जिसे पहले दूसरे नंबर पे होना चाहिए वो 9वें नंबर पे है। और जो पाकिस्तान में आजकल महंगाई का इशू है, ख़ास तौर पर अशिया खुर्दनोश के हवाले से, ये भी दूसरे तीसरे नंबर पे इन वुज़रा की प्रोग्रेस होनी चाहिए। लेकिन जो नेशनल फूड सिक्योरिटी है, जिसके मिनिस्टर गालिबन अपने फ़खर इमाम साहब हैं, वो भी 10वें नंबर पे आती है। तो ये पता नहीं किस तरह से जो है ये फहरिस्त बनाई गई है और वुज़रा की कारकर्दगी को जांचा गया है। इस पर PTI के अपने लोग जो है वो एतराज़ात उठा रहे हैं। ये किस तरह से प्रोग्रेस या किस तरह से परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाई गई है। पॉवर्टी एलिवेशन जो है वो तीसरे नंबर पर रखी गई है सानिया निश्तर साहबा की, वो एहसास प्रोग्राम को रन करती हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान में गुर्बत वाकई कम हुई है। हुकूमत ने मिनी बजट भी पेश किया है, टैक्सेस की शरह में इजाफ़ा किया है, और उसके अलावा अभी पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली की कीमतों में, गैस की कीमतों में इजाफ़ा किया जा रहा है, और आइंदा आने वाले दिनों में भी पेट्रोलियम और बिजली की कीमतों में इजाफ़ा किया जाएगा। तो गुर्बत में तो मज़ीद इजाफ़ा होगा जब महंगाई में इजाफ़ा होगा। मुझे खुद समझ नहीं आई और PTI के बहुत सारे दोस्तों को भी समझ नहीं आई, लेकिन इसका फार्मूला क्या है, शायद आइंदा वाले दिनों में हुकूमत की जानिब से इस फार्मूले को जो है वो आवाम के साथ शेयर किया जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई फार्मूला आएगा। मैं शायद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, अल्लाह करे कि वो फार्मूला आवाम को बताया जाए। लेकिन बहरहाल महंगाई बहुत ज़्यादा है, और इस महंगाई और गवर्नेंस की वजह से आवाम जो है हुकूमत से बज़ाहिर जो है अपने शिकवे शिकायत करते हुए नज़र आते हैं। आपसे ज़्यादा चाहते हैं, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।